Welcome everyone. So today we are going to start the work. तो वर्क स्टार्ट कर सर, हाँ वर्क तो करना ही पड़ता है ज़िंदगी में, जीने के लिए वर्क करना ही पड़ेगा, उसके और तो कैसे जिंदा रहेंगे। अरे वो वर्क नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में अब वर्क स्टार्ट होने वाला है। अभी तक अपन ने बात करी, बात किस किस की हो चुकी है, इंटरनल एनर्जी। आखिरकार ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है उसकी बात हो चुकी है। उसके बाद में हीट क्या होती है उसकी बात हो चुकी है। अभी बात करेंगे वर्क की, फिर अपनी फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए एकदम फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट लॉ बोलता है Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ पर Q होता है हीट और डेल्टा U होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और W होता है वर्क। तो वर्क ही रह गया अपना, बाकी दो टर्म अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्क आखिरकार होता क्या है, ये वर्क आखिरकार होता क्या है। इट इज़ ए मैकेनिकल वे, इट इज़ ए मैकेनिकल वे, इट इज़ ए मैकेनिकल वे टू ट्रांसफ़र एनर्जी। ये एनर्जी ट्रांसफ़र का मैकेनिकल वे होता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र एनर्जी, तो ये क्या होता है, वर्क इज़ ए मैकेनिकल वे टू ट्रांसफ़र एनर्जी। ये मैकेनिकल वे होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। जैसे हीट जो होता है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि जो अपनी हीट होती है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। जब तक वो फ्लो हो रही है तभी तक आप उसको हीट बोलोगे, यदि वो फ्लो नहीं हो रही तब आप उसको हीट नहीं बोल सकते। यदि वो स्टोर है, जैसे आप बोलोगे भाई कहीं पर हीट तो स्टोर होगी किसी ना किसी, जैसे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया और थर्मोडायनेमिक्स में बस इसी की बात होती रहेगी अपनी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की, ठीक है। और यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है, कोई गैस यहाँ पर स्टोर्ड है। अब आप ये बताओ कि मैंने इसको बाहर से कुछ हीट प्रोवाइड करी, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर जो इसके सराउंडिंग है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र होगी। हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से अब आप क्या ये बोल सकते हो कि इसके अंदर अब इतनी हीट स्टोर हो गई, क्योंकि यहाँ से हीट आई तो वो अंदर स्टोर हो गई? नहीं, हीट आई लेकिन जब वो स्टोर हुई, मतलब इसके अंदर जो स्टोर हुई उसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे इसकी, उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जब तक कोई ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसफ़र हुई है एनर्जी उसको हीट बोल सकते हो, लेकिन जब स्टोर हो गई इसके अंदर कितनी एनर्जी है आप ये बोलोगे तो ये फिर इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, हीट नहीं हो सकती। ऐसे सेम वर्क है कि इस पिस्टन ने यहाँ से यहाँ जाने में इतना वर्क किया और इस हो सकता है कि मैंने इस पर फोर्स लगाया जिसकी वजह से इस पर वर्क किया गया। तो वर्क यहाँ तो होता है या किया जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वर्क स्टोर है। वर्क भी स्टोर नहीं होता, जैसे हीट स्टोर नहीं होती वैसे ही वर्क जो है स्टोर नहीं होता। वो तो यहाँ तो सिस्टम करेगा सराउंडिंग पे, यहाँ सराउंडिंग करेगा सिस्टम पे, समझे आप। मतलब कुल मिला के हीट और वर्क में मैं सिमिलरिटी बता रहा था कि दोनों ही जब तक हो रहे हैं तब तक ही वो एग्जिस्ट करते हैं, यदि वो स्टोर नहीं हो सकते, ठीक है। तो वर्क इज ए मैकेनिकल वे टू ट्रांसफ़र एनर्जी। अच्छा, ये मैकेनिकल वे होता है। हीट जो कैसा वे होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र होती। हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र होती है और ये मैकेनिकल वे है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मोशन होंगे, मोशन की वजह से वर्क का ट्रांसफ़र होता है। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल अपने को बार बार ऐसा ही लेना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में बेटा अपन करने के वाले हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। ये पांच अपने को प्रॉपर्टी स्टडी करनी है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मैक्रो मतलब अपने को माइक्रो लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं इसके अंदर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस भरी हुई है। तो बच्चों आप ये चाहते हो कि इसकी इंटरनल एनर्जी राइज करे, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए। तो इंटरनल एनर्जी इसका राइज कराने के दो तरीके, या तो आप इसको हीट प्रोवाइड करो, या तो फिर आप इसको वर्क दो। आप एक्सटर्नली इस पर कुछ वर्क करो, तो वर्क करोगे तो भी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और या फिर इसको हीट प्रोवाइड करोगे तब भी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ये अपन बहुत क्लियरली देखेंगे फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ में जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हीट प्रोवाइड करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है और कैसे इसमें वर्क करने से, मतलब सिस्टम पर वर्क करने से कैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, वहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वर्क की बात होने वाली है। तो मैं ये मानता हूँ कि सिस्टम जो है भाई कुछ वर्क कर रहा है, सिस्टम जो है सराउंडिंग पे कुछ वर्क कर रहा है, मतलब ये जो पिस्टन है वो ऊपर मूव कर रहा है। यदि ये ऊपर मूव कर रहा है तो भाई इसने वर्क किया ना सराउंडिंग पे,
ये वर्क कर रहा है। यदि ये पिस्टन को मैं कंप्रेस करता ऐसे तो मैं वर्क करता सिस्टम पर, लेकिन अभी सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट हो रही है इसमें वर्क। तो मैं आपको फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, पी प्रेशर कांस्टेंट है। अब इस जो पिस्टन का जो एरिया में ए मान लेता हूँ, ठीक है, और ये वर्क हुआ जिसकी वजह से मानता हूँ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया dx, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, तो भाई वर्क कितना होगा? वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू एरिया नहीं होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी एक्स, एफ डी एक्स होता है भाई, F इंटू डी एक्स होता है भाई। और यहाँ पर प्रेशर लगा रही है गैस, प्रेशर लगा रही है इसी की वजह से तो वर्क होगा। ये गैस प्रेशर लगा रही होगी, इसकी वजह से वर्क हो रहा होगा। तो प्रेशर मैं मानता हूँ P प्रेशर लगा रही है भाई, P प्रेशर लगा रही है। प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर चेंज होगा तो उसकी बात आगे डिस्कशन कर लेंगे अपन उसका भी, लेकिन फिलहाल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। यदि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू ये एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, ए इंटू डी एक्स, क्योंकि जिस डायरेक्शन में प्रेशर लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। देखो प्रेशर ऐसे लगा तभी तो ये ऊपर जाएगा पिस्टन, तभी तो वर्क इधर होगा, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा। ये सिस्टम है अपना, और ये जो इसके अलावा जो भी बाहर है वो सराउंडिंग है। तो देखो यहाँ पर प्रेशर ऐसे लग रहा होगा जिसकी वजह से ये वर्क यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर फोर्स लग रहा है, प्रेशर इधर ही लग रहा है, प्रेशर की वजह से फोर्स इधर लगेगा। यदि प्रेशर इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एफ डॉट डी एक्स की वैल्यू कितनी? एफ डॉट डी एक्स होता है ना, जो वर्क है एफ डॉट डी एक्स होता है। एफ और डी एक्स के बीच में एंगल 0 है, तो एफ डी एक्स कॉस 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए इसको एफ इंटू डी एक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। पूरी क्लियरली चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो मैकेनिक्स में आपने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मुझे डॉट प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है। अब देखो P इंटू ए इंटू डी एक्स, पी इंटू ए इंटू डी एक्स, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ, प्रेशर को अलग और ए इंटू डी एक्स को अलग लिख दूँ। अब मुझे ये बताओ, ये एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा, पिस्टन का एरिया तो वेरी कर नहीं रहा। अब ये डी एक्स इधर है, ये यहाँ से पिस्टन चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, तो क्या इस चीज़ को मैं डी वी बोल दूँ? डी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, एरिया इनटू ये वाली डिस्टेंस, ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया ना एक तरह से बेटा। ये क्या हो गया? पी इंटू डी वी, चेंज इन वॉल्यूम हो गया ना, चेंज इन वॉल्यूम हो गया ना बेटे। अरे बेटे ये वॉल्यूम ही हो गया ना, ये वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम जो किस वजह से डिस्प्लेस हुआ है, जो कि इस प्रेशर की वजह से इतना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया, वही तो डीवी में लिख रहा हूँ, यही तो डीवी में लिख रहा हूँ भाई। डीवी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? यहाँ से यहाँ तक का पूरा वॉल्यूम निकालो V2, और यहाँ से यहाँ तक का इनिशियल पॉइंट तक का V1 निकालो, तो आपको V2 माइनस V1 से dV की वैल्यू मिल जाएगी, V2 माइनस V1 से dV की वैल्यू मिल जाएगी। और डायरेक्टली जो वर्क का फॉर्मूला है P इंटू डी वी, को मिला के बात ये है कि जो वर्क होता है थर्मोडायनेमिक्स में P इंटू डी वी होता है। और P इंटू डी वी वर्क कैसे आता है मैंने आपको वैसे बता दिया, यदि नहीं भी याद रहता है तो P इंटू डी वी याद रख लेना। P इंटू डी वी इज़ द वर्क इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो वर्क होता है P इंटू डी वी होता है। कैसे आता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो नॉर्मल वर्क का फॉर्मूला होता है वहीं से डेराइव होता है, लेकिन फॉर्मूला कुछ इस तरह का निकल के आपके सामने आता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क की जब बात करते हैं तो ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं जिराफ की। जिराफ यदि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यदि ग्राफ तुझे दे रखा है बेटा, यदि तुझे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो मैं तुझे ले जाना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए मैकेनिक्स में। यदि एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन क्या होता था? dv बाई डी टी, ओके। वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी क्या होती थी? dx बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से dv की वैल्यू क्या आती थी? a डी टी। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आती थी? v डी टी। तो बेटा तुझे यदि मैं v t ग्राफ देता, यदि मैं v और t मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ देखता तो देता और तुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो तू कैसे निकालता था? उसके एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द वी टी कर्व इज द डिस्प्लेसमेंट। ऐसा सिमिलर ये होता था कि एरिया अंडर द ए टी कर्व, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर एरिया जो होता था वो वेलोसिटी को शो करता था, वो वेलोसिटी को शो करता था। याद रखना यहाँ पर t एक्स एक्सिस होनी चाहिए थी, वहाँ पर इसी में भी t एक्सिस होनी चाहिए थी। समझ गए? कुल बात ये बात समझ आई। ऐसे ही यदि मैं इसी से फॉर्मूला ये वाला देखूं, वर्क का जो फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है वो कुछ पी डी वी आ रहा है, पी डी वी आ रहा है।
यदि वर्क छोटा सा है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू पी डी वी हो जाएगी। छोटा सा वर्क, छोटा हल्का सा वर्क हुआ। तो अब मुझे ये बताओ, इनको देखते हुए जैसे ए टी ग्राफ का एरिया ये दे रहा था वेलोसिटी, वी टी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, ऐसे ही क्या पी वी ग्राफ का एरिया वर्क देगा, ऐसे ही क्या पी वी ग्राफ का एरिया वर्क देगा। तो पी और वी के बीच में कोई भी ग्राफ बन रहा हो, और ये आता कहाँ से था, ये तो भाई मैंने इंटीग्रेशन का एक छोटा सा हल्का सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा न्यूमेरिकल है, उसको आप देखोगे तो उससे भी कर सकते हो। ये यहाँ पर P इंटू डी वी है, ये डी वी डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्रेशर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तो पी डी वी और पी डी वी ये हो जाएगा छोटा सा वर्क। यदि मुझे सारे के सारे वर्क निकालने हो तो ऐसी ऐसी स्ट्रिप काटता जाऊँगा, ऐसी ऐसी स्ट्रिप काटता जाऊँगा और उनको ऐड करता जाऊँगा। और ऐसे ऐड करने का तरीका होता क्या है, समीशन। ऐसे ऐड करने का तरीका क्या होता है, समीशन। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस कर्व है, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे बेटा। यदि फाइनाइट पॉइंट होते तो मैं समीशन ही करता, जैसे 50 पॉइंट होते तो ऐड करता उनको, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एरिया को जोड़ लेता और मेरे पास समीशन आ जाती वैल्यू। लेकिन ये कंटिन्यूस कर्व है और यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, तो मुझे इनको ऐड करने के लिए दोस्तों करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो वर्क का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। पी डी वी का इंटीग्रेशन जब करोगे तो वर्क मिल जाएगा। या फिर मैं बोलूं कि पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया वर्क देता है, लेकिन याद रहे किस एक्सिस पे, पीवी ग्राफ का एरिया वर्क देता है, लेकिन एरिया किस एक्सिस के साथ बना हुआ होना चाहिए, वी एक्सिस के साथ, वॉल्यूम एक्सिस के साथ। मतलब ये वाला एरिया देगा वर्क भाई। यहाँ पर वैसे दो एरिया बनेंगे ना, एक ये भी एरिया हो सकता है, आप सोच लो ये वाला एरिया, समझ लो जो खाली है जिसमें मैंने कुछ नहीं भरा, ये तो वो एरिया है जो मैंने फिल कर दिया। एक दूसरी साइड ये वाला एरिया जो पी एक्सिस के साथ बन रहा है, लेकिन पी एक्सिस वाला नहीं भाई, ये वी एक्सिस पे जो आएगा वो वर्क देता है। क्योंकि हमने यहाँ पे मैंने आपको इसकी एनालॉजी भी समझा दी, पी डी टी, जब टी वाली एक्सिस होती है उसके साथ में जो ग्राफ का एरिया होता है वही डिस्प्लेसमेंट देता है। ऐसे ए टी ग्राफ में जो टाइम एक्सिस होती है उसके अंडर जो इसके ऊपर जो एरिया आता है वही आपको वेलोसिटी देता है। ऐसे ही पी वी ग्राफ में जो वॉल्यूम के ऊपर वाला एरिया होगा, मतलब वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो इसका एरिया कवर हो रहा होगा वो आपको इसका वर्क दे देगा। तो वर्क की एक चीज़ समझ आ गई, खास बात समझ आ गई आपको, वर्क की क्या सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जी बोलो मुँह को खोलो, कुछ तो मुँह से बोलो। तो यहाँ से वर्क का जो फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है। यहाँ फिर प्रेशर कांस्टेंट है, तब आराम से ये वाला फॉर्मूला वर्क का लगा सकते हो। इंटीग्रेशन वगैरह मतलब ग्राफ वगैरह नहीं दे रखा, नॉर्मली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो वर्क का, ठीक है। वर्क की बात हो गई। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताई थी, एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी, जहाँ पर सी वी की वैल्यू होती है एफ वाई टू इंटू आर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जो कि मोनो एटॉमिक के लिए 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 और पॉली एटॉमिक गैस के लिए 6 वैल्यू होती है एफ की डिग्री ऑफ फ्रीडम की। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, डी टी टेम्परेचर डिफरेंस है, और मैंने बताया था आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ से डी यू की बात हो गई भाई, इंटरनल एनर्जी की चेंज की, ये वाली बात भी हो चुकी है। वर्क की बात हो चुकी है और हीट की बात तो अपन कर ही चुके हैं। हीट की बात में मैंने स्पेसिफिक हीट की बात करी थी, तो स्पेसिफिक हीट एक बताई थी कैपिटल एस क्या थी बेटा, डी क्यू बाई डी टी, यही थी बेटे, बोलो 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 बोलो, डी टी मतलब यहाँ पर ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। ऐसे यदि स्मॉल एस की बात करें तो वो था भाई डी क्यू अपॉन एम डी टी। ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, आपको पुरानी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी भाई। ये है डी क्यू बाई एन डी टी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पर एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये मास है गैस का, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इसको सिर्फ बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ओके। तो हीट की भी बात हो चुकी है। 1 कैलोरी की भी बात हुई थी कि 1 कैलोरी कैसे डिफाइन होती है, क्या ये मैंने आपको बताया। 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है,
बोलो बच्चे। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डेट इज़ नॉन एज 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होता है, जिसको 4.2 जूल भी बोल सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी। अपन वर्क का भी खात्मा कर चुके हैं भाई, वर्क तक का काम तमाम हो चुका है। वर्क यहाँ पर अब मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो इसके लिए मैं अपनी एक लेके आता हूँ मैजिकल बुक, मैजिक बुक लेके आता हूँ। ठीक है, मैजिक बुक कहाँ चली गई मेरी? मिल गई भाई मैजिक बुक। मैजिक बुक में मैं न्यूमेरिकल लिख के रखता हूँ। मैजिक बुक से न्यूमेरिकल आपको करा दिए जाएंगे भाई। मैजिक बुक से न्यूमेरिकल करा देते हैं। वर्क, वर्क पर न्यूमेरिकल करा दें बेटा। बेटे पीवी ग्राफ का एरिया आपको वर्क देता है, ये तो आपको पता चल ही गया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। वर्क और हीट जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं भाई, ये स्टेट फंक्शन नहीं होते। इंटरनल एनर्जी की तरह, इंटरनल एनर्जी की तरह स्टेट फंक्शन नहीं होते। मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे इंटरनल एनर्जी सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। उससे ये मतलब नहीं आप किस पाथ से गए हो, पाथ से मतलब नहीं होता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। पाथ पर वो डिपेंड नहीं करती इंटरनल एनर्जी। लेकिन वर्क और हीट पाथ फंक्शन होते हैं, ये स्टेट फंक्शन नहीं होते। मतलब आप किस पाथ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुँचे ये भी डिपेंड करते हैं। ये वर्क और हीट उस पर भी डिपेंड करते हैं। इंटरनल एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करती कि आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कैसे पहुंचे, उसको सिर्फ इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल कहाँ पर पहुंच गए इससे मतलब होता है। कैसे पहुंचे इससे मतलब नहीं, लेकिन वर्क और हीट को इससे मतलब है कि आप कैसे पहुंचे हो। तो वर्क और हीट आर पाथ फंक्शंस। ठीक है, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। अभी देख लेते हैं आपके लिए क्या बढ़िया से न्यूमेरिकल। अच्छा एक चीज़ और, न्यूमेरिकल कराने से पहले चीज़ और, चलो पहले इसके लिए आप न्यूमेरिकल ही कर लो, इसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में बताता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, जैसे अब मैंने ग्राफ वाला बता दिया, तो मुझे पहले आपको ग्राफ का न्यूमेरिकल कराना पड़ेगा। अब देखो, 1 मोल ऑफ N2 इज हीटेड। 1 मोल N2 को हीट किया जाता है फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड करना है? Q डेल्टा U एंड Q डेल्टा U एंड W, जो तीनों चीज़ें मैं आपको इंडिविजुअली पढ़ा चुका हूँ वही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आपको इसके लिए R के लिए वैल्यू दे रखी है। R की वैल्यू क्यों दे रखी है मैं बता देता हूँ, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। अब ये बता देता हूँ कि क्यों दे रखी थी वैल्यू, क्योंकि आर की जो वैल्यू आपको जनरली याद रहती है 8.314, लेकिन याद रखना उसकी यूनिट जूल पर मोल केल्विन होती है। अब आर की वैल्यू आपको दे रखी है 2, पर इसकी यूनिट देखो कैलोरी पर मोल केल्विन। ये भी वैल्यू आप याद रख सकते हो, लेकिन नहीं रहती तो आपको एग्जाम में दे रखी है। आपको दे रखा है कि भाई ये जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो बताओ इस पर कैसे निकालोगे। तो भाई इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो मुझे पहले से ही पता है और आपको भी पता होना चाहिए। क्या होती है? NCB/dt, यही होती है। n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 हो गया। CV की वैल्यू कैसे निकालेगा प्यारे भोले बच्चे? तो CV की वैल्यू होती है FY2 × R। F यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसी गैस होती है? नाइट्रोजन। कैसी गैस दिख रही है तुझे? इट इज़ ए डायटोमिक गैस, और डायटोमिक के लिए F की वैल्यू बोल दे बेटा 5 × R की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5। याद रखना इसकी यूनिट साथ साथ में तो ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आर की यूनिट इसमें दे रखी है कैलोरी पर मोल केल्विन। तो यहाँ से जो CV की वैल्यू आई वो कितनी आई? 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। कैलोरी पर मोल केल्विन, और ये तो मोल है ही, ये तो मोल है ही, 1 मोल था ना, तो ये N 1 मोल था।
टेम्परेचर डिफरेंस 30 to 100 में कितना हो गया 70। अच्छा मैं 70 इसको चाहे डिग्री सेंटीग्रेड बोलूँ चाहे केल्विन में बोलूँ दोनों ही बात सेम है, क्योंकि भाई मैं आपको आप तक हज़ारों बार बता चुका हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में सेम ही रहता है। तो मैं इसको 70 केल्विन लिख लूँ या 70 डिग्री सेंटीग्रेड लिखूँ, दोनों एक ही बात है। यहाँ से मोल कट जाएगा, ये सी ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 350 कैलोरी। 350 कैलोरी तेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो 350 कैलोरी का आया। 350 कैलोरी का इंटरनल एनर्जी में बेटा सेंस आ गया, सेंस आ गया इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, समझ गया बेटा? समझना तो तुझको पड़ेगा रे बेटा, बिना समझे तू कैसे चलेगा, समझना तो तुझे पड़ेगा बेटे। अब बात करते हैं क्यों की। क्यों कैसे निकालें? क्योंकि ये कैसी प्रोसेस है? दिस इज ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर में क्या ये वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? ये वैल्यू dq अपॉन एन dt। यू नो दिस थिंग? यस यू नो। तो dq मतलब कांस्टेंट प्रेशर में हीट इनपुट, सो यू कैन फाइंड आउट द हीट इनपुट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एज वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू dq upon n dt. So we can find out the value of dq by using this equation. dq at constant pressure process, ये constant pressure process के लिए cp and dt. What is the value of cp? We can find out the value of cp and number of moles that is given 1 mole. And what is the value of dt? dt is 30 to 100, that means 70 Kelvin. We can write 70 Kelvin or 70 degrees centigrade, both are equal. Okay, now we will find out the value of cp. Getting the point that how we are moving towards dq. अपन dq कैसे निकालने जा रहे हैं या फिर q कैसे निकालने, हीट कैसे निकालने जा रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा q की मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे इसके लिए cp निकालना है। cp इक्वल्स टू F/2 + 1 into r. Do you know this formula? Yes, you know. cp minus cv equals to r. You know the value of cv. If we go towards this one, that is F/2r plus r, F/2 plus 1 into r. What is the value of F here? That is the monoatomic gas. nahi, this is diatomic gas. We can find out the value of cp from here. 7/2 into r, that is 7. What is the unit? Calorie per mole Kelvin. So we can find that is 7 into n is 1, dt is 30 to 100 means 70, that is 490 calorie. It is 490 calorie. So we have the value of dq and we have the value of du. So we can now easily find out the work. What is the work? We will easily find out. कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे बेटा, dq या फिर मैं बोलूँ इसको q इक्वल्स टू du प्लस w. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच कम्स अंडर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्वेशन आती है जिसकी वैल्यू ये आपके पास q की वैल्यू पता है, du की वैल्यू पता है. यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ w. आप बोलोगे सर ये इक्वेशन मुझे नहीं पता, मैंने आपको वैसे कई बार बताई है, लेकिन चलो अभी इसको विस्तार से बता देता हूँ आपको, विस्तार देते हैं इसको. सो हेडिंग आएगी आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी. What is the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics. It is derived from energy conservation law. ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कहाँ से आया है? एनर्जी कंजर्वेशन से. लिख लो, ये बात लिखनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. ओके, सो ये लॉ डेराइव हुआ है कहाँ से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आया है वो कहाँ से आया है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आया है वो आया है एनर्जी कंजर्वेशन से. एनर्जी कंजर्व रहती है, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने सुना भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो सुना बहुत जगह होगा कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है. इसको
we can only convert energy from one form to another form, but we can neither create the energy nor destroy the energy. We can only convert from one form to another form. तो वहीं से ये जो है फर्स्ट लॉ एक डेराइव हुआ. ये क्या बोलता है भाई, Q इक्वस टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. Q इक्वस टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. इसको ध्यान से तरीके से समझते हैं भाई. वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा हमेशा थर्मोडायनेमिक्स से. पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही होता है यहाँ पर. अच्छा, आप यदि सिस्टम को हीट प्रोवाइड करो, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग द हीट टू दिस सिस्टम, दिस इज़ गैस, ये अपने सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो, तो ये दो काम कर सकता है इस हीट के साथ. या तो ये करे कि सारी की सारी हीट स्टोर करके रख ले, लेकिन हीट स्टोर नहीं हो सकती, पता है आपको. जब तक बह रही है, जैसे चल रहा है जीवन, तब तक ही जीवन, रुक गया तो ख़त्म है वो. चलती का नाम गाड़ी सुना ही होगा आपने, तो चल रही तब तक गाड़ी होती है, यदि वो बंद हो गई तो खड़ी हुई कहीं पे तो गाड़ी नहीं बोल सकते उसको. बोल सकते हैं भाई, ये तो सिर्फ एक फ्रेज वो लोगों ने बना लिया, चलती का नाम गाड़ी, लेकिन चलती का नाम जीवन जरूर है. वो रुक गया तो भाई ख़त्म है वो फिर. तो इसी तरह से आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, तो ये क्या कर सकता है, हीट को स्टोर कर सकता है नहीं. हीट को अपने पास ये रख सकता है, लेकिन उसको हीट के फॉर्म में नहीं रख सकता. ये अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकता है इससे. तो यदि आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करो तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है, नंबर 1. नंबर 2, ये काम ये कर सकता है कि आपने इसको हीट प्रोवाइड करी और ये कुछ वर्क प्रोवाइड कर दे, ये कुछ वर्क प्रोवाइड कर दे. तो या तो ये करे कि जितनी भी आपने हीट प्रोवाइड करी वो सारा का सारा वर्क में ट्रांसफ़र कर दे, या तो आपने क्या किया कि हीट प्रोवाइड करी वो सारी की सारी अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम में ले लें. ज़रूरी नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, उसका कुछ पार्ट इसने यूज़ कर लिया इंटरनल एनर्जी राइज करने में, और कुछ पार्ट यूज़ कर लिया वर्क करने में इसने कर दिया. तो आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, तो इसने कुछ पार्ट से तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली सिस्टम ने, और कुछ पार्ट से इसने वर्क कर दिया, सिस्टम ने वर्क कर दिया. ठीक है, तो ये वहाँ से डेराइव हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. ये इक्वेशन आती है Q इक्वस टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. Q है यहाँ पर हीट, Q है यहाँ पर हीट, और इसका साइन कन्वेक्शन क्या होता है, इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग अ हीट टू सिस्टम डेट इज़ पॉजिटिव. सिस्टम को हीट प्रोवाइड आप कराते हो, डेट इज़ पॉजिटिव. सिस्टम को दी हुई ऊष्मा धनात्मक होती है. सर ज़्यादा हिंदी हो रही है. हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ पॉजिटिव, और हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज़ नेगेटिव. यदि सिस्टम से हीट बाहर निकले, डेट इज़ नेगेटिव. सिस्टम से हीट बाहर निकले नेगेटिव, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करो पॉजिटिव. लिख लो, ये साइन कन्वेक्शन लिख लेना. अब बात करते हैं डब्ल्यू की, डब्ल्यू के साइन की. इफ़ सिस्टम इज़ डूइंग वर्क दैट इज़ पॉजिटिव, इफ़ वी आर डूइंग द वर्क ऑन सिस्टम दैट इज़ नेगेटिव. यदि सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो वर्क पॉजिटिव होगा. जैसे इस केस में ये पिस्टन यदि ऊपर जा रहा हो, यदि इस केस में ये पिस्टन ऊपर जा रहा हो, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है किस पर, सराउंडिंग पर. सिस्टम इज़ डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग, that means that work is positive. If system is doing work, then it is positive. If we are doing the work on system, then it is negative. यदि मैं इस पर वर्क करूं और पिस्टन को ऐसे दबाने की कोशिश करूं, मतलब वर्क नेगेटिव हो जाएगा. लिख लो यहाँ पे, वर्क डन बाई सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव. ऐसा क्यों है भाई? ऐसा नज़रिए की वजह से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिजिक्स के अंदर इस थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करने के वाले हो आप. यहाँ पे इंजन डिज़ाइन करोगे आप. इंजन, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कहाँ पर आपने देखे हैं? कहीं पर नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कहाँ पर होते हैं. आपकी बाइक होती है ना, वहाँ पर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही होता है. इसी पिस्टन के अंदर कम्बशन होता है जिसकी वजह से आपको हीट मिलती है. तो वहाँ पर देखो, आप चाहते क्या हो फिर, इसका मतलब यदि इंजन के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो, फिजिक्स में यही इसका यूज़ होगा. फिजिक्स में यही यूज़ होगा कि इससे आप कुछ वर्क चाहते हो. तो आपके सिस्टम ने यदि कुछ वर्क किया तो वो कैसा लेते हो आप? पॉजिटिव. यदि आपको सिस्टम पर कुछ वर्क करना पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका वर्क आपको करना पड़ रहा है सिस्टम पे, मतलब वो नेगेटिव हो गया. क्योंकि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, फिजिक्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको वर्क मिले ना इंजन से. ये थोड़ी चाहते हो कि आपको वर्क प्रोवाइड करना पड़े. तो इसका मतलब वर्क यदि आपको मिलता है तो पॉजिटिव लेते हो आप, और वर्क यदि आपको सिस्टम पर करना पड़ता है तो नेगेटिव लेते हो. हीट की कहानी ये है कि हीट यदि प्रोवाइड करोगे तो होता क्या है उससे, हीट प्रोवाइड करी हुई सिस्टम को पॉजिटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि हीट जब आप प्रोवाइड करोगे तो हीट प्रोवाइड करने का ये मतलब नहीं है कि आपने वेस्ट कर दी हीट.
नहीं। आपने यदि हीट प्रोवाइड करी तो सिस्टम उससे अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या तो वर्क करेगा, तो वो भी एक पॉजिटिव थिंग है ना। यदि आपने हीट प्रोवाइड करी तो सिस्टम क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी राइज करेगा या तो फिर वर्क करेगा, तो वो यदि वर्क कर रहा है तो एक पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए सिस्टम को दी हुई हीट पॉजिटिव, सिस्टम से निकाली हुई हीट नेगेटिव। ये सब आपको समझाने का तरीका है, वैसे ही साइन कन्वेंशन है, बस इसको इन्होंने माना था कि यदि अब मैं सिस्टम को प्रोवाइड करूंगा तो पॉजिटिव ले लूँगा, निकालूंगा तो नेगेटिव, क्योंकि मुझे किसी ना किसी डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी कि सिस्टम को प्रोवाइड करूं तो पॉजिटिव से उसको रिप्रेजेंट करूं या नेगेटिव से भी करूं। इसका साइन कन्वेंशन आप चाहते तो अपोजिट भी ले सकते थे कि सिस्टम से निकले तब मैं पॉजिटिव लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साइन कन्वेंशन चलता है उसी से तो आप लोगे, अपनी तरफ से नहीं बना सकते, नहीं तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम को दी हुई पॉजिटिव, सिस्टम से निकाली हुई नेगेटिव, सिस्टम द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव, वर्क डन बाई सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। कहानी खत्म। डेल्टा यू की वैल्यू इनके साइन से आएगी, डेल्टा यू की वैल्यू इनके साइन से आएगी, क्योंकि यहाँ से डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो क्या है, क्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्यू माइनस डब्ल्यू से यदि वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब ये वाली वैल्यू टोटल वैल्यू यदि ये नेगेटिव आ जाए, मतलब डेल्टा यू इज नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, इंटर एनर्जी राइज कर रही है या डिक्रीज हो रही है, इंटर एनर्जी डिक्रीजिंग। क्यों, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये नेगेटिव होने का मतलब लेस देन जीरो, मतलब फाइनल इंटर एनर्जी इज लेस देन इनिशियल इंटर एनर्जी। समझ गए आप। यदि ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाती है मतलब इंटर एनर्जी इज डिक्रीजिंग, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल, that means internal energy is rising because u final is greater than u initial, so internal energy is rising in this case, and in this case if it is negative then it is decreasing। बात समझ में आती होगी या फिर ऊपर से जाती होगी, ये बात समझ में आई तो मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर, मैं बात आगे मानूंगा भाई। Q is path function, W is path function, what delta U is a state function। so आपके पास क्वेश्चन आता है कि Q माइनस डब्ल्यू इज what, Q माइनस डब्ल्यू इज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, Q माइनस डब्ल्यू इज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो Q माइनस डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन, क्योंकि Q माइनस यू देता है डेल्टा यू इंटर एनर्जी, तो Q माइनस यू हो जाएगा स्टेट फंक्शन, जबकि Q और U इंडिविजुअली पाथ फंक्शन है भाई, पाथ पे डिपेंड करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा यू क्यों लिखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों यूज करी जाती है, क्यों नहीं इसको U लिख देते जैसे Q और W लिखे हैं, कैसे इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस वजह से आती है, किस वजह से आती है, ये मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आती है। इंटर एनर्जी की जब बात करी तो बताया था मैंने कि जो अपने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, उन सबको ऐड करने के बाद फिर ये आती है। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से ये मिलती है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर करनी ही पड़ती होगी, क्योंकि रियल गैस में तो आप पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आइडियल गैस में कर सकते। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना हो जाएगा यदि आप एक एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी की बात करो। तो अपन क्या करते हैं, चेंज की बात करते हैं, चेंज की बात कि इनिशियली इसके पास भाई रेफरेंस में कुछ ना कुछ इसके पास इंटर एनर्जी होगी, बाद में कितनी हो गई, मतलब चेंज कितना आया। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बहुत टफ है भाई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना इसकी काफ़ी टफ हो जाएगी, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना काफ़ी टफ हो जाता है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते, इसके लिए चेंज की बात करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इजी एज कम्पेयर टू एब्सोल्यूट एनर्जी, इसलिए यहाँ पे डेल्टा यू ज़्यादातर जगह डेल्टा यू ही यूज़ करोगे। आप क्यों करोगे, क्योंकि एब्सोल्यूटली आप निकालना टफ हो जाएगा। अच्छा, आइडियल गैस के लिए ये काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती, क्योंकि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है, एन इंटू F/2 इंटू आर इंटू टी, एन इंटू F/2 आर इंटू टी, F/2 इंटू आर होता है CV, तो F इंटू आर CV इंटू टी। ठीक है, जो आइडियल गैस के लिए, लेकिन वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर आके खोपड़ी में ड्रिल मैंने कर दिया है। अब मैं एक दो न्यूमेरिकल अब वापस ले लेता हूँ, जो कि आपको अभी के अभी करने ही होंगे, जो कि आपको अभी के भी करने ही हैं। ठीक है,
लिखो, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपने 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू सिस्टम, 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू सिस्टम, फाइंड W एंड डेल्टा U। ठीक है, आपको W और डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है यदि आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में 100 जूल हीट सिस्टम को प्रोवाइड करी। तो पहले इसका साइन बताओ, हीट को मैं +100 लिखूं या -100 लिखूं, आप जो बोलोगे वही लिख दूंगा, भले ही आंसर गलत आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, गलत आए सही है, आप बोल दो कि ये लिखना है तो वही लिख दो, और आप सोच के बोलोगे नहीं, ऐसे बोल दो, तुक्के लगा देते हैं, दो ही तो ऑप्शन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आधे बोल दो पॉजिटिव, आधे बोल देते हैं नेगेटिव, समझ के बेटा। हीट इज इन दिस 100 जूल हीट इज गिवन टू सिस्टम, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू सिस्टम, इफ वी प्रोवाइड द हीट टू सिस्टम डेट इज पॉजिटिव। तो आपने जो सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी है इसीलिए ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इतनी बात याद रखो, फर्स्ट और लिख लो, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब मुझे डेल्टा U एंड W की वैल्यू चाहिए, Q तो इसने दे रखा है, Q की वैल्यू तो +100, तो मैं भाई दो चीज़ें कैसे निकालूंगा, डेल्टा U और W, मेरे पास इक्वेशन तो एक ही है। देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा यदि प्रोसेस आइसोथर्मल होती है तो डेल्टा U की वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इफ प्रोसेस आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो dt की वैल्यू 0, dt 0 मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। बेटा डेल्टा U की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई 0, तो डेल्टा U की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से वर्क की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली +100 जूल, क्योंकि वो यूनिट होगी जो वहाँ पर दे रखी। अब मुझे ये बताओ, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आई, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आई, डेट मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ दिस स्टेटमेंट, वर्क इज पॉजिटिव मीन्स व्हाट। यदि वर्क पॉजिटिव है तो सिस्टम ने वर्क किया होगा या सिस्टम पर वर्क किया गया होगा। तो आपको मैंने पहले ही डेफिनेशन बताई थी, इफ़ वर्क इज पॉजिटिव दैट मीन्स सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया, कितना वर्क किया 100 जूल। इसको और अच्छी तरह यदि आप समझना चाहो तो ये इस तरह का कुछ सिस्टम है, इस तरह का कुछ सिस्टम रहा है बेटा, और आपने 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 इसमें हीट प्रोवाइड करी, क्यू हीट प्रोवाइड करी, और यहाँ पर क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं हो सकता, तो आपने जितनी भी हीट प्रोवाइड करी, क्योंकि देखो इंटरनल एनर्जी यदि आपको स्टोर करनी है तो वहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा ही होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यदि टेम्परेचर राइज होगा तभी तो इंटरनल एनर्जी राइज हो सकती थी, तभी तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में कुछ एनर्जी जैसे आपने क्यू प्रोवाइड करी, जैसे यहाँ पे क्यू 100 जूल प्रोवाइड करी आपने, ठीक है। और यदि इसका टेम्परेचर कुछ राइज हो गया होता, जैसे मैं मानता हूँ इनिशियली टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो गया, और टेम्परेचर राइज होना ही इसमें इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता, वैल्यू निकाल सकते थे एन, नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर जितने भी थे, CV की वैल्यू F/2R, जो भी गैस आपको दे रखी होती है, मोनो डाई एटॉमिक, वो सारी चीज़ें फिर देता वो आपको। यदि डेल्टा U की वैल्यू कुछ वैल्यू आ रही होती ना, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती, तो वो आपको प्रोवाइड करता भाई यहाँ पर कैसी गैस है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, वो सारी चीज़ें देता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि dt 0 हो रहा था इसलिए उसने कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी। तो पहली बात ये कि यहाँ पर यदि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। इसका मतलब जितनी भी हीट आप प्रोवाइड करोगे सारी हीट सिस्टम यूज कर लेगा वर्क करने के लिए। जितनी भी हीट आपने प्रोवाइड करी 100 जूल, तो ये 100 जूल वर्क कर देगा, क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर तो कर ही नहीं सकता, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो सकती है ना एनर्जी, लेकिन ये कर ही नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर राइज हो नहीं रहा। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस करने के लिए आपको ये होता है कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती है, क्वाजी स्टैटिक, क्योंकि आप हीट प्रोवाइड करोगे बेटा, आपने यदि हीट प्रोवाइड करी इसको और आपने 100 जूल हीट इसको एक साथ प्रोवाइड कर दी, 100 जूल हीट एक साथ प्रोवाइड कर दी, तो ये इतना तुरंत वर्क इतना थोड़ी कर पाएगा, W वर्क इतना थोड़ी कर पाएगा, इसके टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो यहाँ पर इंटर एनर्जी की फॉर्म में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो ही नहीं रहा, तो आप 100 जूल हीट एक साथ नहीं देते, आप इसको थोड़ी थोड़ी हीट देते हो, ये थोड़ा थोड़ा वर्क करता जाता है। आपने थोड़ी सी हीट दी
इसने उसका तुरंत वर्क कर दिया थोड़ा सा, फिर आपने वापस थोड़ी हीट दी, फिर वर्क कर दिया। तो ऐसे धीरे 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 इसको इन्फाइनाइट टाइम लग जाएगा भाई। एक्चुअली में यदि इस प्रोसेस को होना है तो इसको इन्फाइनाइट टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से आइडियल प्रोसेस जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप इसको धीरे धीरे प्रोवाइड करोगे, धीरे धीरे वर्क करता रहेगा, धीरे धीरे वर्क करता रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये बात आपके खोपड़े के अंदर चली गई। ठीक है, अब देख लेते हैं एक प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये वाला जिराफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं। जिराफ पर जिराफ है मेरे पास, ये रहा जिराफ। ये रहा जिराफ, ये है पी, ये है वी, ये है पी, ये है वी, और आपको ये दे रखा है कुछ इस तरह का प्रोसेस। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है मीटर क्यूब में, और ये आपको दे रखी है वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यूनिट का याद रखना भाई, यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं 2 यूनिट, सॉरी वॉल्यूम 2, यहाँ पर वॉल्यूम है 4, यहाँ पर प्रेशर है 1 और यहाँ पर प्रेशर है 2। ठीक है, यूनिट दे रखी है यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर मीटर क्यूब। अब आपको बताना है कि इस पूरी प्रोसेस में नाम दे देते हैं ABCD, टोटल वर्क डन बताना है आपको, वर्क डन बताना है भाई, वर्क डन बताना है ABCD के लिए, ABCD के लिए वर्क डन बताना है भाई। ABCD के लिए वर्क डन कैसे निकालें? तो मुझे तो वर्क डन का ये फॉर्मूला पता है, आपको भी पता होना चाहिए था, लेकिन बता दो पता है कि नहीं। PdV। ठीक है, A से B के लिए लगाओ भाई, A से B, मैं A से B जा रहा हूँ भाई। वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, 2 है 2 है 2 है 2 2 2 2 A से B तक वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मतलब DV की वैल्यू 0। DV की वैल्यू 0 होने का मतलब A to V जाने पर वर्क 0, वर्क हुआ ही नहीं। B से C चलते हैं भाई, अभी B से C जाना पड़ेगा, फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा, PdV। अब देखो B से C प्रेशर कांस्टेंट कितना है 2, DV की वैल्यू निकाल सकते हो, फाइनल वॉल्यूम 4, इनिशियल वॉल्यूम 2, मतलब चेंज कितना आ जाएगा 4 - 2 मतलब 2, तो ये 2 2 जा 4। यूनिट साथ में लिख लेना भाई, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही शास्त्रों के अनुसार जूल बोला जाता है, न्यूटन मीटर को ही शास्त्रों के अनुसार जूल बोला गया भाई। तो ये साथ में लिख लेना, साथ में लिख लेना, यूनिट साथ साथ में हर एक जगह साथ लिख दिया ना, ज़्यादातर जगह ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यों नहीं देता, यहाँ पर ATM देता है, यहाँ पर लीटर देता है। तो ATM लीटर को आपको जूल में कन्वर्ट करना होता है, वो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि ATM लीटर को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पर ना आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिट का खेल बहुत होता है। अब चलते हैं C2D प्रोसेस। C2D में क्या हो रहा है भाई? C2D वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम 4, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन इन D2A PdV, यहाँ पर प्रेशर कितना है 1, DV मतलब फाइनल वॉल्यूम, D2A चल रहा है ना, फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम 2 है, इनिशियल वॉल्यूम 4 है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2, D2A की वैल्यू आ रही है -2। तो टोटल वर्क कितना होगा ABCD का? तो चारों वर्क को जोड़ देंगे, तो 0 A to B, B to C 4 प्लस ये वाला 0 प्लस ये वाला -2। तो यहाँ से वर्क डन इन प्रोसेस क्या आ रहा है? वर्क डन इन ABCDA, A से वापस A तक आने में टोटल वर्क डन हो रहा है 2 जूल का, 2 जूल वर्क हो रहा है नेट वर्क। लेकिन जिस जगह से चले उसी जगह वापस आ गए, तो वर्क तो 0 होना चाहिए था, वर्क तो 0 होना चाहिए था ना। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है ना, तो अब आगे से लगना बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज वर्क इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज़ ए पाथ फंक्शन भाई। ये स्टेट फंक्शन नहीं है इंटरनल एनर्जी की तरह। इंटरनल एनर्जी की यदि मैं बात ऐसे कर दूं, मैंने आपको कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं किया और मैंने डायरेक्टली पूछ लिया इस प्रोसेस में, टोटल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ABCDA, इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। यदि आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, वापस घूम के यदि इसी पॉइंट पे आ जाते हो, डैट मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट
और स्टेट तो जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए, तो स्टेट तो सेम है, तो चेंज नहीं हुई स्टेट में, कोई भी स्टेट में चेंज नहीं हुआ, तो इंटर एनर्जी में चेंज भी जीरो हो जाता। लेकिन वर्क इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन, इसीलिए आप यहाँ से चले और यहाँ पर ही पहुँचे तब भी इस सिस्टम ने नेट वर्क किया, कितना किया, 2 जूल का वर्क किया। और ये बताओ इसने नेटवर्क कैसा किया है, पॉजिटिव। डेट मीन्स यदि सिस्टम ये चल रहा है, ऐसा कोई ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम नेटवर्क सराउंडिंग पे करेगा या सराउंडिंग इस पे वर्क कर रहा होगा, बिकॉज टोटल वर्क ए से ए तक आने में वर्क पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम वर्क कर रहा होगा सराउंडिंग पर। सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा होगा, क्योंकि वर्क की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, वर्क की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। डेट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम, नॉट बाय द सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब देखो इसकी वैल्यू 2 आ रही थी ना, इसको निकालने का एक शॉर्टकट, ए से ए यहाँ पर सी, तो आप इसका एरिया निकाल दो भाई, इसका एरिया निकाल दो, इसका, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, कितना होगा, बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है रेक्टेंगल का। तो ये वाली लेंथ कितनी है, 4 - 2 मतलब 2, और ऊपर ये वाली हाइट कितनी है, 2 - 1 × 1, तो ये बस यही आपका आंसर है, 2 जूल। 2 जूल पॉजिटिव मैंने इसलिए लिया, यदि साइकिल क्लॉकवाइज होती है पॉजिटिव साइन लगा दो, इफ़ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज डेट मीन्स आपको नेगेटिव साइन लगाना होता है, लेकिन ये साइकिल क्लॉकवाइज है तो ये प्लस में आएगा वर्क, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। यदि आपको किसी ऐसी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना हो तो आप उसका डायरेक्टली एरिया निकाल दो, टोटल वर्क, नेट वर्क उसका यही होगा। और यदि साइकिल क्लॉकवाइज है डेट मीन्स वर्क पॉजिटिव, इस साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज डेट मीन्स वर्क इज नेगेटिव। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी भाई कि यदि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है डेट मीन्स डेट इज नेगेटिव, ठीक है। साइकिल, पूरी साइकिल के लिए, यदि इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए वो पूछेगा कि भाई D2A वर्क निकालो, तो आपको वही फॉर्मूला PdV लगाना पड़ेगा, फिर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर तो यदि आपको इंडिविजुअल किसी प्रोसेस का पूछ लिया तब तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन टोटल साइकिल का पूछ लिया तब उसका एरिया अंडर द कर्व ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की बात है। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, यूनिट का भाई बहुत ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सोच के 100 बार बता रहा हूँ कि भाई यूनिट का आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जी का तो हो जाएंगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि यदि आपने, अच्छा मैं चलो एक चीज़ बता दूँ आपको, यदि ये ATM में होता, ये लीटर में होता, ये ATM में, ये लीटर में, तो भाई वर्क का आंसर किस में आता है, ATM लीटर। यहाँ पे वर्क कितना होता है, ये जो वर्क आता है वो ATM लीटर में आता, ATM लीटर में। और ATM लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए ATM लीटर, 1 ATM लीटर इक्वल्स टू 1.1.2 जूल। ATM लीटर को जूल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ठीक है, आपको ये याद भी रखना चाहिए, और आपको इसकी कन्वर्जन आनी चाहिए। अब मैं आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ, अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा, ठीक है, अच्छा सा नन्ना सा प्यारा सा न्यूमेरिकल ये है। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ आपसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ साइन की बात होगी, साइन करेंगे। ये दिस इज ग्राफ बिटवीन P एंड V, और गिराफ कुछ इस तरह का है आपके पास, ये आपके पास गिराफ है, या फिर ये जिराफ है, गिराफ है भाई। यहाँ पर ये है, इसको मैं मानता हूँ 2B, दिस इज 3B एंड दिस इज 4B, दिस इज 1 और एंड दिस इज 2, ओके, ये 2 है, 2P है, ओके, दिस इज 2P, दिस इज 1P। आपको बताना क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शाइन बताना है, शाइन बताने हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन बताने हैं, वो भी किसके, इंटरनल एनर्जी के। प्रोसेस नंबर नाम देते हैं ABCD, ये 4 प्रोसेस है, आपको सिर्फ साइन बताने, सिर्फ और सिर्फ इंटर एनर्जी के साइन बताने कि इंटर एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है हर प्रोसेस में। तो A से B की बात करते हैं, A से लेके B तक की बात करते हैं भाई। A से B कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर के प्रोसेस के लिए वर्क की वैल्यू 0 होती है, तो A से B के लिए वर्क की वैल्यू तो हो गई 0, ओके। इंटर एनर्जी की साइन बताने और आपको Q के साइन भी बताने, मतलब जो आपको हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसको भी साइन।
अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। आप क्या कमेंट करोगे भाई? यहाँ से इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या कमेंट करोगे? ये जो पूरा प्रोसेस बनाया गया आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए PV = nRT। N और R नंबर ऑफ मोल्स, तो एक गैस मैंने ले ली, उसके नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स हो गए, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट और R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T में लिख देता हूँ, ये NR को हटा देता हूँ, कांस्टेंट है वो, प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा। देखो A से V में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रोसेस A to B वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज राइजिंग। यदि प्रोसेस नंबर A to B में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर राइज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज V इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दैट मीन्स इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो आइडियल गैस के लिए आप जानते हो, आइडियल गैस के लिए NCV/dt ये वाला फॉर्मूला जानते हो। तो आइडियल गैस में यदि टेम्परेचर राइज होता है मतलब dt की वैल्यू पॉजिटिव, यदि dt पॉजिटिव मतलब डेल्टा U भी पॉजिटिव, डेल्टा U भी पॉजिटिव, डेल्टा U पॉजिटिव मतलब A to B में इंटरनल एनर्जी राइज करेगी, इंटरनल एनर्जी राइज करेगी। यहाँ पर डेल्टा U की वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके, बात करते हैं हीट के लिए। तो हीट Q = डेल्टा U + W। यहाँ पर डेल्टा U की वैल्यू A to B के लिए पॉजिटिव, वर्क 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हीट भी पॉजिटिव आएगी। मतलब अब यदि मैं इसको वर्ड में पूछ लेता आपसे, वर्ड में बताओ, इसको बोल के बताओ, तो हीट इज इन प्रोसेस A to B, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। हीट सिस्टम को दी जा रही है क्योंकि सिस्टम को दी हुई हीट ही पॉजिटिव होती है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज राइजिंग क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। वर्क के लिए स्टेटमेंट बोलो, वर्क इज 0 इन प्रोसेस A to B। A to B में वर्क ना तो सिस्टम पर किया जा रहा है ना सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम ना तो वर्क कर रहा है ना तो सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। तो भाई हीट, जो भी आप हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि Q पॉजिटिव आ रहा था, तो हीट प्रोवाइड कर रहे हो, जितने भी हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी की सारी हीट A to B प्रोसेस के अंदर। सिर्फ प्रोसेस A to B में वो सिस्टम क्या कर रहा था, प्रोसेस A to B में जब आप जा रहे थे तो सिस्टम क्या कर रहा था, हीट, जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे थे वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम ले रहा था। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं A to B प्रोसेस को। Q = डेल्टा U + W। प्रोसेस कैसा है A to B कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। इसको आइसोकोरिक बोलते हैं, अभी देख लेंगे बाद में, लेकिन इसको आइसोकोरिक बोलते हैं। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वर्क डन 0 हो जाता है इस केस में। तो मतलब जितनी भी हीट आप प्रोवाइड करोगे सिस्टम को, वो वर्क तो नहीं कर सकता उस केस में, सारी की सारी हीट यूज़ कर लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से एक जगह लिख लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए। अब बात करेंगे B2C प्रोसेस की। प्रोसेस नंबर B2C, इट इज़ ए आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वो आइसोबारिक प्रोसेस होती है। B2C में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, कितना प्रेशर है 2P, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। इसका ऐसे बना लेते हैं भाई, ऐसे बना लेते हैं, ये इस तरह की साइकिल है। B2C में देख लिया आपने, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो आपको पहले तो बताना है कि डेल्टा U इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे और वर्क के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे। तो वर्क तो डायरेक्टली P × dV होता है भाई, P × dV। यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर की वैल्यू है कितनी 2P। dV की वैल्यू आप निकालोगे तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम C पर कितना है 3V और यहाँ पर कितना है 2V, तो 3V - 2V = V। तो यहाँ पर जो वर्क की वैल्यू आएगी 2PV आ रही, पॉजिटिव आ रही है। वैसे भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, प्रेशर कांस्टेंट है, P × dV होता है वर्क, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम देखो 2V से 3V, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब वर्क पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब वर्क पॉजिटिव होगा। तो B2C में वर्क तो आ गया पॉजिटिव। बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी तो देखते हैं भाई, इंटरनल एनर्जी तो ये आइडियल गैस के लिए PV = nRT होता है। यहाँ पर PV इज प्रोपोर्शनल टू T लिख दूँ पहले की तरह। इस वाले प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है भाई, V2C में प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वैल्यू इज 2P, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज राइजिंग 2V से 3V। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग देन डेल्टा U इज पॉजिटिव, मीन्स B2C प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी राइज हो रही है।
B2C प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी राइज हो रही है। तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव, वर्क भी पॉजिटिव, डेल्टा यू भी पॉजिटिव, वर्क भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव, तो हीट की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। मतलब यदि इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में तीनों चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहो तो ये होगी कि वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू सिस्टम एंड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी राइज हो रही है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज राइजिंग बिकॉज डेल्टा यू पॉजिटिव एंड W इज ऑल्सो पॉजिटिव, W इज ऑल्सो पॉजिटिव। इससे यहाँ पर यदि आप फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन लिखो तो देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ सामने आएगी। यहाँ पर देखो वर्क कितना आ रहा था 2 PV, तो आप जो भी हीट सिस्टम को प्रोवाइड करोगे उससे सिस्टम कुछ हीट को यूज़ करेगा इंटरनल एनर्जी राइज करने में और कुछ हीट से वर्क कर लेगा, कुछ हीट को स्टोर कर लेगा इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। हीट कभी स्टोर नहीं होती, हीट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में और कुछ हीट से वो वर्क कर देगा। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है कि जितनी भी हीट आप सिस्टम को प्रोवाइड करते हो उससे सिस्टम कुछ इंटरनल एनर्जी राइज करता है और कुछ वो वर्क कर लेता है। ठीक है, तो V2C प्रोसेस से ये बात क्लियर हुई। देखो एक एक प्रोसेस को बता रही पूरी तरह से, ये ध्यान रखना। जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है तब क्या होता है, वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में क्या होता है, वर्क नहीं होता है, तो जितनी भी हीट प्रोवाइड करते हो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है उसमें दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब हीट भी स्टोर होती है और ये भी। अब बात करते हैं D2A। आप बोलोगे C2D क्यों नहीं, उसकी लास्ट में बात करेंगे। अभी D2A बिल्कुल ऐसे जैसा दे रखा है ना तीर का निशान वैसे ही चलना है आपको। D2A सबसे बात करें वर्क की, वर्क इज PdV। प्रेशर यहाँ पर भी कांस्टेंट कितना है P, 1P मतलब P। dV वॉल्यूम, देखो यहाँ से D2A जाने में वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम ये रहा अपना फाइनल, वहाँ से यहाँ आ रहे हो ना, इनिशियल पॉइंट ये था, यहाँ पर आ रहे हो आप, एरो का साइन देखो इस टाइप में, तो ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम 2V माइनस इनिशियल पॉइंट का वॉल्यूम 4V। तो यहाँ पर जो वर्क की वैल्यू आ रही है -2PV। वर्क इज़ नेगेटिव और वर्क नेगेटिव आना ही था। यदि प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स वर्क विल बी नेगेटिव। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वर्क विल बी नेगेटिव। तो यहाँ से वर्क की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब वी आर डूइंग द वर्क ऑन सिस्टम, सिस्टम वर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिस्टम पर वर्क अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो एक बार ये रिकॉर्डिंग चल तो रही है, अरे ये तो बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो सिस्टम पर वर्क अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है, ओके। तो ये वर्क नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, डेल्टा यू की बात कर लेते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी की। तो डेल्टा यू देखते हैं एनसीबीटी पीवी इक्वस टू पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी। इस केस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को हटाओ, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यदि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो यदि टेम्परेचर डिक्रीज होगा मतलब डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा। तो इसको यदि स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलोगे तो ये होगा कि जो सिस्टम है वो इंटरनल एनर्जी को लूज कर रहा है, सिस्टम इंटरनल एनर्जी लूज कर रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू भी नेगेटिव आई और वर्क की वैल्यू भी नेगेटिव आई। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव आनी है, क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव आनी है क्योंकि ये भी नेगेटिव, क्यू भी नेगेटिव। तो यदि इसको इस वाली प्रोसेस को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलो तो इसमें हो क्या रहा है कि सिस्टम इंटरनल एनर्जी कम कर रहा है अपनी, सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हो और सिस्टम की हीट रिलीज हो रही है, मतलब सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है और साथ साथ में अपनी इंटरनल एनर्जी कम कर रहा है और इस पर आप वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, सिस्टम इस प्रोसेस में कोई वर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब ये लास्ट वाली प्रोसेस बची है, बहुत प्यारी प्रोसेस है C2D। नाउ वी विल टॉक अबाउट C2D के लिए बात करें अपन, तो C2D कैसी प्रोसेस है इसको समझते हैं। C2D कैसी प्रोसेस है, देखो इस C पॉइंट ये रहा, यहाँ पर प्रेशर देखो कितना है 2P, C प्रोसेस पे प्रेशर 2P, यही है। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 3V। ओके, यहाँ पर प्रेशर है इस वाले पॉइंट पर D पर प्रेशर है 1 और वॉल्यूम है इसका 4। अच्छा, ये प्रोसेस जो मैं बनाना चाह रहा था वो नहीं बना दोस्तों, मुझे माफ़ करना। मैं C2D को एक आइसोथर्मल प्रोसेस बनाना चाह रहा था लेकिन वो आइसोथर्मल प्रोसेस तो बना नहीं भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं बना। लेकिन ठीक है, आइसोथर्मल नहीं बना तो क्या हो गया, इसमें थोड़ी सी वैसी बात कर लेते हैं बिना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, बिना आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं। C2D के लिए देखते हैं, पहले वर्क की बात कर लेते हैं भाई, वर्क की बात कर लेते हैं। तो वर्क क्या होता है भाई, PdV।
वर्क क्या होता है पीडीवी। यहाँ पर ना तो प्रेशर कांस्टेंट है ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम होता जा रहा है, लेकिन भाई प्रेशर कम होने से कुछ नहीं, आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम का चेंज, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के चेंज की बात होती है ना, प्रेशर की बात नहीं होती भाई। प्रेशर के चेंज से आप वर्क पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड नहीं करते, वॉल्यूम के चेंज से करते हो। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, C2D प्रोसेस में देखो, इन प्रोसेस C2D वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर C पर 3V था, बाद में 4V हो गया, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क तो यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। इंटर एनर्जी की बात करें तो इंटर एनर्जी तो भाई आइडियल गैस की किस पे डिपेंड करती है, F/2R/dt, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इस केस में बताओ टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये आइडियल गैस है बेटा, आइडियल गैस है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखो C पॉइंट पर, PV=RT, PV=nRT लिख लो। चलो प्रेशर कितना है 2P, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 3V, =NR, तो कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर ये आ गया, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आई 6PV/NR, 6PV/NR, इनिशियल टेम्परेचर ये था। फाइनल डी पॉइंट पे टेम्परेचर देखते हैं, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पे भी इक्वेशन लिखो, PV=nRT, प्रेशर कितना है यहाँ पर 1P मतलब P, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 4V, यहाँ पर N×R×T, T=4PV/NR, इनिशियल टेम्परेचर ये था, फाइनल टेम्परेचर ये हो गया, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, इनिशियल 6PV/NR, फाइनल 4PV/NR, मीन्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग मीन्स डेल्टा U इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा U इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा U नेगेटिव आएगा यहाँ से, ठीक है, डेल्टा U नेगेटिव आएगा यहाँ से। अब बात करते हैं Q की, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U की वैल्यू आप बिल्कुल यहाँ से, डेल्टा U की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, F/2R तो है ही, और dt मतलब T2 - T1 कर लेना, यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा U की वैल्यू आप निकाल दोगे, और वर्क की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके आप, PdV से वर्क की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके होंगे। लेकिन देखो यहाँ पर आपको उस कंडीशन उसको देनी पड़ेगी, PV में क्या रिलेशन है वो देना पड़ेगा यहाँ से, तब आप वर्क निकाल पाओगे। तो वर्क यदि आपने निकाल लिया और ये आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल दिया, दोनों चीज़ निकाल दी, तब आप इसके साइन के बारे में कंफर्म दे पाओगे। यहाँ पर डायरेक्टली आप साइन के बारे में, Q के साइन के बारे में डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वर्क तो पॉजिटिव है, वर्क तो पॉजिटिव है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव है। तो आप क्या डायरेक्टली बोल सकते हो क्यों नेगेटिव होगा? नहीं, यदि ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हुई पॉजिटिव से तब तो ये नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव वर्क की वैल्यू ज़्यादा हुई इससे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये डिपेंड करेगा, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए आपको, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया है आपके लिए। हालांकि मैं तो इसको बनाना चाह रहा था आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन यार नहीं बना, तो मैं थोड़ा आपको आइसोथर्मल प्रोसेस समझाना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आइसोथर्मल करते तो ये बहुत ईजी हो जाता, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस ऐसा निकल गया है, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डेल्टा U और W तो आप डायरेक्टली बता पाओगे, लेकिन Q का साइन बताने के लिए आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिएगा कि डेल्टा U की वैल्यू यहाँ से है क्या और W की वैल्यू यहाँ से है क्या। यदि ये वैल्यू होंगी तो आप Q के साइन के बारे में बता पाओगे कि Q यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। और W निकालने के लिए आपको P और B में वो कुछ रिलेशन देगा, जिससे आप ये लगा के वो रिलेशन लगा के यहाँ से W की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपको सारी प्रोसेस बहुत ढंग से समझ में आई थिंक आ गए होंगे। तो यहाँ पर बातें करते हैं अपनी समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में आपको आइसोथर्मल वाला भी एक न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच।